गरीब दर्जी बहू की फूलों के कपड़ों की सफलता। हे राम, मेरी कमर का दर्द तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मेरी दवाई किधर है? अब तो इस दवाई से ही आराम मिलेगा। ये क्या, मेरी दवाई तो खत्म हो गई। एक काम करती हूँ, अनु बहू को बोलकर अजय से मंगवा लेती हूँ। शाम को आते हुए दवाई ले आएगा। अनु बहू, अरे ओ अनु बहू, जरा इधर तो आना। क्या हुआ माँ जी? क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो? चैन से थोड़ी देर बैठ नहीं सकती क्या? आप आराम भी नहीं करने देती हो मुझे। मैं तो बस ये कह रही थी कि मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई है। शाम को अजय को बोल देना, आते हुए मेरी दवाई ले आएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बैंक में डाका डाल रखा है ना, जो हमेशा उनके पास पैसे होंगे। एक तो पूरे घर का खर्च मेरा पति चलाता है। आपका दूसरा बेटा तो नालायकों की तरह घर में बैठा हुआ है, कामचोर कहीं का। घर की सारी जिम्मेदारी मेरे पति पर है, और ऊपर से आपकी ये दवाइयाँ आए दिन खत्म हो जाती है। मेरे पति के पास कोई पैसे वैसे नहीं है, जब आएंगे तो ला देंगे आपकी दवाई। और अब मुझे डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे आराम करने दीजिए। इतना बोलकर अनु वहां से चली जाती है। अनु की बातें सुनकर सरिता की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। तभी वहां पर सरिता की दूसरी बहू पूनम आ जाती है। माँ जी, ये लीजिए आपकी दवाई। लेकिन बहू, घर में तो पैसे ही नहीं थे, तो तू ये दवाई कैसे लेकर आई? सरला काकी के कुछ कपड़े सिए थे ना मैंने, ये उनके ही पैसे हैं। सुबह सफाई करते वक्त मैंने देख लिया था कि आपकी दवाइयाँ खत्म हो चुकी है, इसलिए मैं इन्हीं लाने गई थी। आप ये दवाई खा लीजिए, इससे आपको आराम मिलेगा। मैंने कोई पुण्य का काम किया होगा पिछले जन्म में, जो इस जन्म में मुझे तुझ जैसी बहू मिली है। अगर तू ना होती तो ना जाने मेरा क्या होता। दर्जी का काम करके भी तू घर का कितना ख्याल रखती है। सरिता के दो बेटे होते हैं, अजय और विराज। बड़ा बेटा अजय एक मिल में काम कर रहा था। छोटा बेटा विराज भी उसी मिल में काम करता है। लेकिन 1 साल पहले हुए हादसे में विराज ने अपने दोनों पैर गंवा दिए थे, जिसके चलते अब घर के सारे खर्चों की जिम्मेदारी अजय पर आ जाती है। अजय की पत्नी अनु बहुत चालाक और घमंडी होती है, जिसके चलते वो हमेशा अपने पति के पैसों को घर में देने के लिए आनाकानी करती थी। जिसके चलते विराज की पत्नी पूनम लोगों के कपड़े सिलकर अपने घर का थोड़ा बहुत खर्चा चलाती थी। कहाँ हो पूनम बहू, दिखाई नहीं दे रही हो आजकल? कहीं नहीं काकी, घर में काम ही इतने होते हैं कि बाहर निकलने की फुर्सत ही नहीं मिल पाती है। वो तो है। मैं तो ये कहने आई थी कि जो तुम्हें मैंने अपनी बेटी का सूट दिया था, क्या तुमने उसे सिल दिया है? उसे आज पहनना था। जी काकी, ये लीजिए सूट, ये तो मैंने कल ही सिल दिया था। ये सूट तो काफी प्यारा लग रहा है, इसे पहनकर तो मेरी बेटी बहुत सुंदर लगेगी। पूनम, सच में तेरे हाथों में तो जादू है। दर्जी हो तो तेरी जैसी। तू तो हमारे पूरे गांव की दर्जी बहू है। अगर तू ना होती तो हमें छोटी छोटी चीजें सिलवाने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता। ये ले तेरे पैसे। पूनम काफी अच्छी दर्जी होती है, जो हर तरह के कपड़े सिल लिया करती थी, जिसके चलते गाँव में हर कोई उसकी तारीफ करता था। लेकिन ये बात पूनम की जेठानी अनु को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिसके चलते अनु हमेशा पूनम से जलती रहती थी और उससे हर छोटी बड़ी बातों पर लड़ाइयाँ करती थी। एक दिन पानी ना देने से ये फूल कैसे मुरझा से गए हैं। मुझे माफ करना मेरे प्यारे फूलों। कल से मैं तुम्हें हमेशा समय से पानी दिया करूंगी, फिर देखना तुम कैसे जल्दी जल्दी खिलोगे। पूरा दिन क्या फूलों से ही बात करती रहेगी या घर के कुछ काम भी करेगी? मेरी चाय किधर है? मेरी चाय का समय हो गया है और अभी तक मेरी चाय नहीं आई है। भाभी, मैं सुबह से कपड़े सिल रही थी, आप बैठिए, मैं अभी आपकी चाय बनाकर लाती हूँ। तेरा पति तो कामचोर था ही, तू भी कामचोर निकली। और अपने एक तो अपाहिज पति को हमारे सर पर बिठा रखा है, पूरा दिन बस एक कोने में पड़ा रहता है। भाभी, तमीज से बात कीजिए, मेरे पति है वो। और भूलिए मत, जेठ जी को उस हादसे से बचाते हुए ही मेरे पति की ऐसी हालत हुई थी। भूल मत, मेरा पति से इस घर का खर्च चलता है। अगर मेरा पति ना हो तो तुम लोग तो कंगाल हो जाओगे, समझे? रोटी रोटी के लिए तरसोगे तुम लोग तो। वो तो हम अब भी तरसते हैं। आप जेठ जी को घर में पैसे देने ही कहाँ देती हैं? सारे पैसे तो आप खुद ही अपने ऐशो आराम पर उड़ाती हो। तेरी इतनी हिम्मत कि अब तो मुझसे इस तरह से बात करेगी? इतना कहकर अनु पूनम को थप्पड़ मार देती है और अपने पति अजय को अपने घर वालों के खिलाफ भड़का देती है। जिसके बाद अजय और अनु घर छोड़कर चले जाते हैं। दोनों के घर को छोड़ जाने के बाद घर की आर्थिक स्थिति और बिगड़ जाती है,
जिससे अब घर में खाने की तंगी शुरू हो जाती है। अब मैं क्या करूं माँ जी, और इनकी दवाई भी खत्म हो गई है और अब मेरे पास ज्यादा काम भी नहीं आ रहा है। अब मैं कैसे घर का खर्च चलाऊंगी। भगवान कुछ तो चमत्कार दिखा। मैंने सुना है कि तुम फूल पत्तों पेड़ पौधों में भी हम इंसानों की तरह जान होती है और तुम लोग भी हमारी बात सुन सकते हो। भगवान के लिए हमारी मदद करो। पूनम इतना बोल ही रही होती है कि तभी पूनम के सामने लगे हुए पौधे के एक गुलाब के फूल की आवाज आती है। पूनम, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक जादुई फूल हूँ और मैंने हमेशा देखा है कि तुम कैसे सभी का ख्याल रखती हो, हमें समय समय पर पानी देती हो, हमसे कितना प्यार करती हो। मैं तुम्हारी सारी परेशानियां जानता हूँ। मैं अपने जादू से इन सभी फूलों को जादुई बना रहा हूँ। ये फूल ना ही कभी मुरझाएंगे और ना ही इनकी खुशबू खत्म होगी। ये हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही महकते रहेंगे। इन फूलों की मदद से तुम कुछ भी बनाकर बेच सकती हो, जिससे तुम्हारी गरीबी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। उस गुलाब के फूल में से एक सुनहरी चमकदार रोशनी निकलती है और देखते ही देखते वो रोशनी सभी फूलों पर जाती है और सभी जादुई फूल बन जाते हैं। इन फूलों से मैं ऐसा क्या बनाकर बेचूं जिससे हमारी सारी परेशानी दूर हो जाए और मैं अपने पति और माँ जी को एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। पूनम इतना सोच ही रही होती है कि तभी उसकी नजर अपने घर में रखी सिलाई मशीन पर पड़ती है, जिसे देखकर पूनम को एक आइडिया आता है। क्यों न मैं इन फूलों से कपड़े बनाऊं। क्या पता लोगों को फूलों के कपड़े पसंद आए। इससे मेरा काम अच्छा चल जाएगा। पूनम उन जादुई फूलों की मदद से जादुई फूलों के कई कई तरह के कपड़े बनाती है और उन्हें अपने घर के बाहर बेचना शुरू कर देती है। ये तो फूलों के कपड़े हैं, लेकिन फूल तो खराब हो जाते हैं, तो तुम फूलों के कपड़े क्यों बेच रही हो? ऐसा नहीं है, ये फूल ना ही तो कभी मुरझाएंगे और ना ही इनकी कभी खुशबू खत्म होगी। ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ये फूल कभी भी खराब नहीं होंगे। जी काकी, कभी नहीं। ऐसा है तो तुम मुझे ये फूलों से बना हुआ सूट दे दो और ये लो इसके पैसे। जैसे ही सरला वो सूट घर पर लेकर आती है और उसे पहन कर देखती है तो उसे वो फूलों का सूट बहुत पसंद आता है और कई दिन हो जाने के बाद भी वो फूलों का सूट खराब नहीं होता, जिसके चलते सरला पूरे गांव में पूनम के बने हुए फूलों के कपड़े की तारीफ करती है। तुम्हारे हाथ के फूलों के कपड़े कभी खराब नहीं होते और ना ही इनकी कभी खुशबू खत्म होती है। क्या ये सच है? ये सच है। ये कपड़े कभी भी खराब नहीं होंगे। धीरे धीरे पूनम के गांव के अलावा भी और गांव में फूलों के कपड़ों की बात फैलने लगती है, जिससे अब धीरे धीरे पूनम के कस्टमर दिन प्रतिदिन बढ़ते रहते हैं और सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर ही पूनम की बिक्री इतनी अच्छी हो जाती है कि अब पूनम अपने परिवार के लिए एक बहुत बड़ा और सुंदर सा मकान ले लेती है और साथ ही साथ अपने लिए एक बहुत ही बड़ी टेलर की शॉप खोलती है, जिसमें वो कई बेरोजगार औरतों को फूलों के कपड़े बनाना सिखाती है और कई बेरोजगार औरतों को इससे मदद भी मिलती है, जिससे अब पूनम अपनी मेहनत और लगन की वजह से बहुत फेमस हो जाती है और खुशी खुशी अपने पति और अपनी सास के साथ जिंदगी जीती है। सुषमा अपने बेटों के सर पर सेहरा सजाते हुए भरी आंखों से उन्हें देखकर कहती है, मेरे दोनों बेटे कितने सुंदर लग रहे हैं। आज मेरा सालों का सपना सच होने जा रहा है। मेरे बेटों का घर बसने जो जा रहा है। अपने बेटों को दूल्हा बना देखकर सुषमा फूली नहीं समा रही थी, मगर यश और सागर इस शादी से जरा भी खुश नहीं थे। तभी अचानक से यश सेहरा उतार कर नम आंखों से कहता है, माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मगर मुझसे ये शादी नहीं होगी। मैं मेरी जिंदगी में अर्पिता की जगह और किसी को नहीं दे सकता। हाँ माँ, मैं भी मेघा के अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकता। दिमाग खराब हो गया है तुम दोनों का। बारात दरवाजे पर खड़ी है। मत भूलो आज तुम दोनों भाइयों की शादी है। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? हमें जाने दीजिए माँ। इतने में आलोकनाथ कमरे में आते हैं। अजी सुना आपने, समझाइए इन्हें कुछ। ये ऐसे कैसे जा सकते हैं? आज इनकी शादी है। इन्हें जाने दीजिए। सुषमा जी, एक माँ होकर भी आप इनका दर्द क्यों नहीं देख पा रही? अरे माँ बाप तो अपने बच्चे की खुशी के लिए क्या कुछ नहीं करते। इन्हें जाने दीजिए। जाओ बच्चों। पिता का आशीर्वाद लेकर यश और सागर शादी छोड़कर चले जाते हैं, जिसके बाद सुषमा अपने 3 बेटों निशु, संजय और अनुज की बारात लेकर जाती है और अमीर घर की पल्लवी, तारा और अंजलि को बहू बनाकर ले आती है। तभी यश और सागर भी अर्पिता और मेघा से शादी करके आते हैं। देखो माँ, हम तुम्हारी बहुएं लेकर आए हैं। बहू? सासू माँ, ये जेठ जी क्या बोल रही हैं?
क्या ये जली उपली जैसी शक्ल वाली हमारी जेठानी है? तुम्हें क्या लगता है पल्लवी बहू, इनके कह देने से मैं इन दोनों काली भट्टी को अपनी बहू मान लूंगी? कभी नहीं। पैर में लगे कीचड़ को माथे पर लगा लेने से वो चंदन का टीका नहीं बन जाता। सुषमा दरवाजे पर खड़ी अपनी बहुओं को काले होने के चलते तानों भरी बातें सुनाकर अपनी तीनों गोरी बहुओं का गृह प्रवेश कराती है। वहीं बेचारी काली बहुएं बिना स्वागत के ससुराल के अंदर आती हैं। अगले दिन अर्पिता और मेघा अपनी पहली रसोई में बहुत सारा खाना बनाती हैं। माँ जी आ गई? आप ये देखिए, मैंने और मेघा ने पहली रसोई में सारा खाना आपकी पसंद का बनाया है। ये आलू सोए की सब्जी, कचौड़ी, मटर पनीर। तुम दोनों काली कलूटी को क्या लगता है ये सब करके तुम मेरे दिल में जगह बना लोगी? कभी नहीं। अपना ये काला कलूटा चेहरा लेकर चली जाओ मेरे सामने से। काली बहुओं की बेइज्जती होता देखकर सुषमा की तीनों गोरी बहुएं बहुत खुश होती हैं। ऐसे ही समय बीतता है और सुषमा की तीनों गोरी बहुएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं। सासू माँ, हम तीनों प्रेग्नेंट हैं, आप दादी बनने वाली हैं। क्या सचमुच मैं दादी बनने वाली हूँ? तुम तीनों सोच भी नहीं सकती कि ये खुशखबरी देकर तुमने मुझे कितनी खुशी दी है। तभी मेघा और अर्पिता पैर छूकर अपनी सास से खुशी से कहती हैं, माँ जी, मुझे और मेघा को भी दिन चढ़ गए हैं। बहुत जल्दी आप दादी बनने वाली हैं। अपनी काली बहुओं की माँ बनने की बात से सुषमा जरा भी खुश नहीं होती और उखड़े अंदाज में कहती है, हाँ तो कोई बड़ा जंग नहीं जीतने वाली हो। तुम काले बच्चे ही पैदा करके जनसंख्या बढ़ाओगी बस। मगर मेरी तीनों बहुओं का ये पहला बच्चा है और अब तुमको इनके खाने पीने का पूरा ख्याल रखना है। ये बोलकर सुषमा और उसकी तीनों गोरी बहुएं मुंह ऐंठ कर अपने कमरे में चली जाती हैं। हाँ, ब्लैकी टैकी टैमरिंडा। अर्पिता दीदी, हमारी तीनों देवरानियों के साथ साथ हम दोनों का भी तो ये पहला बच्चा है, फिर माँ जी हमारे साथ ही ये फर्क क्यों कर रही हैं? क्योंकि हम गरीब घर से आई हैं और काली हैं। मेघा, तुम अपना दिल छोटा मत करो, देखना एक दिन माँ जी हम दोनों को अपना लेंगी। ऐसे ही दिन बीतता है और अब पांचों बहुओं को 3 महीने हो जाते हैं, मगर तीनों गोरी बहुएं सारा दिन अपने कमरे में बैठी बैठी फरमाइश करती हैं। अरे ओ हमारी काली जेठानियां, हमारा ब्रेकफास्ट लेकर कमरे में आओ। जाओ मेघा, ये नाश्ता उन्हें दे आओ। मेघा नाश्ता लेकर कमरे में आती है। आओ आओ नंबर 2 टैमरिंडा। मेघा नाश्ता रख कर जाने लगती है। तभी तारा टॉन्ट मारते हुए बोलती है, अबे ओ काली कलूटी बैंगन लूटी, करेक्ट 10 बजे हमारे लिए जूस लेकर आना, मत भूलना, समझी? मेघा चुपचाप वहाँ से चली जाती है। वक्त गुजरता है। अब पांचों को 5 से 6 महीने बीत जाते हैं। एक शाम सुषमा अपनी तीनों बहुओं के लिए ढेर सारे फल, फ्रूट, काजू, बादाम खरीद कर लाती है। पल्लवी बहू, अंजलि बहू, तारा बहू कहाँ हो? जरा यहाँ तो आना। अरे सासू माँ, ये इतनी सारी थैलियाँ पूरा बाजार ही खरीद कर ले आई हैं क्या? मेरा बस चले तो मैं अपनी तीनों बहुओं के लिए पूरा बाजार भी खरीद लूं। इनमें तुम तीनों के खाने पीने के लिए फल फ्रूट हैं और काजू बादाम और मेवे मखाने हैं, और ये केसर है, इसे दूध में डालकर पीना ताकि तुम्हारे बच्चे गोरे सुंदर पैदा हो। ये तुम तीनों का पहला बच्चा है तो तुम्हें अपने खाने पीने का पूरा ध्यान देना है। माँ जी, क्या थोड़े से काजू बादाम हम भी ले ले? वो जैसे जैसे महीने बढ़ रहे हैं शरीर में बड़ी कमजोरी आ रही है। ये काजू बादाम फ्री फंड में नहीं है जो मैं तुम दोनों काली कलूटियों को दे दूं। हमारे जमाने में औरतें रूखी सूखी रोटी खाकर भी हट्टे कट्टे बच्चे पैदा करती थी। दाल रोटी खाओ, उससे ताकत मिलेगी। सुषमा की इन बातों में उसका फर्क साफ झलक रहा था। हालांकि उसकी 3 गोरी बहुओं की तरह अर्पिता और मेघा का भी ये पहला बच्चा था, मगर उन्हें रूखे सूखे के सिवा खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं मिलता। साथ ही वो बेचारी बहुएं सारा दिन सुबह से रात तक एक पैर पर नाचती रहती हैं। माँ जी, चाय। तुम दोनों को कितनी बार कहा है ना दूध में तेज पत्ती डाला करो। मेरी तीनों बहुओं का ये पहला बच्चा है, उन्हें ताकत की जरूरत है। लग रहा है चाय में अपना काला रंग घोल दिया हो। हाँ। माफ कर दीजिए माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। माँ जी, आज शाम के खाने में क्या बनाना है बता दीजिए। सुषमा मेघा को चिढ़ाते हुए तीनों गोरी प्रेग्नेंट बहुओं से पूछती है, बताओ मेरी प्यारी गोरी बहुओं, तुम्हें क्या खाने का मन है? सासू माँ,
मुझे कोफ्ते और रोटी खाना है और मुझे कड़ी चावल खाना है। मम्मी जी, मुझे तो अंडा कड़ी और पुलाव खाने हैं। अंडे का नाम सुनते ही मेघा का जी मिचलाने लगता है। माँ जी, ऐसी हालत में मुझसे और अर्पिता दीदी से अंडा कड़ी नहीं बनेगा, उससे दुर्गंध आती है। सुना आपने सासू माँ, ये मेरा पहला बच्चा है और मुझे मेरे मनपसंद का खाना भी नहीं मिल सकता। ये कहते कहते तारा झूठ मूठ के रोने लगती है, जिस पर सुषमा भड़क कर कहती है, कान खोल कर सुन मेरी काली बहू, मेरी तारा बहू को अंडा कड़ी खाने का मन है तो तू बनाएगी, समझी? सुषमा जबरदस्ती दोनों पर अपनी जिद थोप देती है। अंडा कड़ी बनाते हुए अर्पिता मेघा को बहुत उल्टियां होती हैं और दोनों की तबीयत बिगड़ जाती है, मगर सुषमा को उसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। समय बीतता है। अब सुषमा की सभी बहुओं को 7 से 8 महीने हो जाते हैं। तभी एक दिन सुषमा के शरीर पर बहुत सारे दाने निकल आते हैं। डॉक्टर की जांच के बाद ये पता चलता है, देखिए, आपके सास के शरीर में एलर्जी हो गई है और आप पांचों ही प्रेग्नेंट हैं, इसलिए इनसे दूर रहिए और इनकी देखरेख के लिए एक नर्स रख लीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, शुक्रिया। नहीं बाबूजी, 5-5 बहुओं के रहते नर्स के सहारे हम सासू माँ को नहीं छोड़ेंगे। अरे चेहरे के साथ साथ तुम दोनों के दिमाग पर भी कालिक जम गई है क्या? सुना नहीं, डॉक्टर ने माँ जी से दूर रहने को कहा है। हम तीनों का ये पहला बच्चा है जिसके लिए हम पिछले 9 महीने से इंतजार कर रही हैं। हम अपने बच्चे को खतरे में नहीं डालना चाहते हैं। ये कहकर सुषमा की तीनों बहुएं वहां से चली जाती हैं, मगर अर्पिता और मेघा अपनी सास की सेवा बाड़ी करती हैं। अर्पिता बहू, मेघा बहू, दूर रहो मुझसे, वरना तुम्हारे बच्चों को कुछ हो ना जाए। हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा माँ जी, उनकी सुरक्षा भगवान के हाथों में है। हमसे हमारी सास की सेवा का मौका मत छीनिए माँ जी। अर्पिता और मेघा दिन रात अपनी सास की सेवा बाड़ी में लगी रहती। वहीं सुषमा की तीनों बहुएं कई दिनों तक अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकलती। कुछ दिनों बाद सुषमा ठीक हो जाती है, तभी उसकी तीनों बहुएं परेशान होने का ढोंग करती हैं। मगर अब सुषमा की आंखें खुल चुकी थी। भगवान का शुक्र है सासू माँ, जो आप ठीक हो गई। हाँ सासू माँ, हम तीनों तो बस आपके ठीक होने की ही प्रार्थना कर रही थी। बंद करो तुम तीनों ये नाटक। अर्पिता बहू, मेघा बहू, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा रंग रूप के चलते तुम्हारे साथ फर्क करती रही, मगर तुमने अपनी और अपने बच्चे की जिंदगी जोखिम में डालकर भी मेरी सेवा की। कहो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? अर्पिता और मेघा भराई आंखों से सुषमा से कहती हैं, माँ जी, बस जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आए तो आप अपना प्यार भरा हाथ उनके सर पर रखकर उन्हें अपने आशीर्वाद देना, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अर्पिता की ये बात उसकी गोरी देवरानियों की आंखों को नम कर देती है और अब सुषमा बिना किसी फर्क के बड़े ही धूमधाम से अपनी 5 बहुओं के आने वाले पहले बच्चे की गोद भराई करती है।